अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी मेहमान एक मल्टी टैलेंटेड खातून जो पेशे के एतबार से टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, जबकि आवाम की फलाह व बहबूद इनका मिशन है। आइए मिलते हैं समाजी शख्सियत रूबी रहमान से। अच्छा, सबसे पहले मैडम आप हमें ये बताएं कि वर्किंग का आगाज़ कब से किया आपने? वैसे सबसे पहले एक बात बताऊं मैं आपको कि मेरी फैमिली में सब लोग कहते हैं कि 7 पुश्तों तक किसी ने सोशल वर्क नहीं किया, यानी कि बाकायदा एनजीओ बना के, यानी कि मेरी एनजीओ है हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रजिस्टर्ड। तो इसका आगाज़ मैंने इस तरह से किया कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 2011 में, और मैं 2012 तक चलने से बिल्कुल कासिर हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे एक हड्डियों की बीमारी हो गई और ये चल नहीं सकेंगी। तो खैर बहरहाल बड़ी लंबी सी स्टोरी है इसकी। और हुआ ये कि फिर अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि डॉक्टर्स की बात हमेशा की तरह से जो है वो गलत साबित हुई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी सर्जरी वगैरह के, क्योंकि मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस हुआ और जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड हुआ था मुझे, मैं चलने फिरने लगी। तो जब अल्लाह पाक की तरफ से इतना बड़ा करम हुआ मेरे पर, और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी चुकी, एक घरेलू ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तों के साथ, और दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने मुझे दी। तो उसके बाद जब ज़िंदगी नहीं मिली तो सोचा लाजमी कोई ना कोई ऐसा काम रह गया है मेरे ज़िम्मे जो मुझे करना है। तो फिर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि अल्लाह पाक का शुक्र कैसे अदा किया जाए। वो कहते हैं कि जब अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना हो तो उसकी राह में वो दीजिए जो सबसे ज़्यादा आपके पास कीमती हो। मेरे पास सबसे ज़्यादा कीमती थी मेरे पास मेरी स्किल्स, क्योंकि मैं बता दूं मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। इसके अलावा पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट की 32 स्किल्स मेरी अपनी हैं। मैंने ब्यूटिशियन को, हेयर एंड ब्यूटी को थ्योरिकल पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल शेफ़ हूँ मैं, और योगा ट्रेनर हूँ। इस वक्त जो है मैं पूरे सिंध के अंदर एक जो है हमारी वेलफेयर उसको लीड कर रही हूँ ख़वातीन को। इसके अलावा मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हूँ। तो जब इतनी सारी स्किल्स थी मेरे पास, और मैं इतनी बड़े एक्सीडेंट के बाद जब मैंने सेहत हासिल की, मैंने यही वाली बात सोची कि क्यों नहीं तमाम चीज़ें लोगों को दी जाएं वापस जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया। तो बस ये इसी तरह से सितार साहब आगाज़ हुआ मेरे सोशल वर्क का, और मैंने घर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया, क्योंकि उस वक्त मैं ज़्यादा चल फिर तो नहीं सकती थी। तो वो इंस्टीट्यूट बनते बनते बच्चों के लिए वो एक बड़ा जो है वो पूरा एक इदारा बन गया, और फिर हमने उसको बाकायदा हुनरमंद के नाम से रजिस्टर करा। मैडम, ये जो हुनरमंद ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, कौन से सन से आगाज़ किया? इसकी आप चेयरपर्सन भी हैं, तो इसके जो आपकी एनजीओ है इसमें टीम में कितने अफराद हैं जो आपके टीम में शामिल हैं, और ये किस तरह काम करती है? जी मैंने 2015 से इसका बाकायदा आगाज़ किया, फिर इसकी 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन ली गवर्नमेंट से, और मेरे पास इस वक्त इसके काफ़ी तकरीबन 400-500 मेंबर हैं, लेकिन वो सारे काम नहीं करते। और हमारे पास जब भी हमारे कोई इवेंट्स होते हैं मोर देन 100 इस तरह के एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो हमारे साथ वॉलंटियरली वर्क करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे अपने ऑपरेशन प्लान्स की, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑपरेशन प्लान देना होता है। हमने अपना ऑपरेशन प्लान पहले तो स्किल डेवलपमेंट रखा था, और मेंटल हेल्थ, और रिसोर्स ऑफ अर्निंग एंड एजुकेशन। लेकिन अब मैंने देखा कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ख़ासतौर पे मेमन कम्युनिटी है, बोहरी कम्युनिटी है, ये तमाम लोग स्किल्स पर बहुत काम करें। लेकिन अगर आप देखें कि क्या होता है कि आपने 10, 20, 25, 100 बच्चों को, लड़के लड़कियों को एक कोर्स करवा दिया, जिसमें आपने कहा कि इसके बाद आपको जॉब यकीनी मिलेगी। 6 महीने का कोर्स हुआ वो। लेकिन आपको हमारे मुल्क के हालात मालूम है कि जब पिछले जो सीखे हुए हैं उनके पास तो जॉब्स हैं नहीं। अब क्या है कि मेरे ख़्याल से आप बग़ैर मौक़े फ़राहम किए हुए, बग़ैर कोई भी जो है मौक़े बनाए बग़ैर मज़ीद नए लड़कों लड़कियों को हुनर सिखा रहे हैं, तो मज़ीद मायूस दिमाग आप माशरे के अंदर इजाफ़ा कर रहे हैं। पहले आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना लें जहाँ पर उनको नौकरियाँ दी जाए। तो हमने पहले, अब इसके बाद मैंने ये सोचा कि पहले एक जहन साजी पर काम किया जाए कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि अपने हालात को बदलने के लिए ख़ुद ही अपने मसाइल पर तवज्जो दीजिए, उनको हल करने के लिए राहें निकालें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो है वो मैं बीमार हुई, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2-3 साल बाद सेहत दी। तो हुआ क्या कि मैंने अपने आप से अहद किया, अपनी विल पावर को यूज़ किया, और फिर मैं चलने लगी। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि अपना ये मैसेज, अपना ये एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करूँ, और जो टूल्स मैंने यूज़ किए अपनी लाइफ के अंदर वो दूसरों से भी इस्तेमाल करवाऊँ, ताकि हम अपनी मदद आपके तहत ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकें।
ये बेसिकली। और इसके अलावा अभी हम हुनर दरसगाह के नाम से जो अभी मैंने आपको विज़िट करवाया था, एक स्कूल बना रहे हैं। 1 रूम स्कूल से स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर हम एक बड़े स्कूल बनाना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट का स्कूल अगर हमें अडॉप्ट कर ले तो हम ये काम करना चाहते हैं, ताकि हम जो हमारे मुस्तहिक बच्चे हैं जो फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते, जहाँ हम इसी स्कूल में उनको कोर्स भी खुद देंगे, यूनिफॉर्म भी खुद देंगे, बस बच्चों का दाखिला करेंगे। तो इस वक्त हम मेरी एनजीओ ये काम करें। इसके अलावा जैसे कि हीट स्ट्रोक कैंप्स हम लोगों ने लगाए हैं। रमज़ानों के अंदर पूरे रमज़ान की अफ्तारी हमारी तरफ से होती है, जो रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूशन होती है कपड़ों की, खुराक की, राशन वगैरह की, वो भी होती है हमारी तरफ से। इसके अलावा जब हमारे पास फ़ंड्स हो जाते हैं इतने कि अगर कोई हमसे कहता है तो हम किसी के आम जो ज़रूरत वाले इलाके होते हैं वहाँ पर जो है हम लोग कुआं वगैरह भी खुदवाते हैं। काफ़ी सारी मसाजिद में हम लोगों ने कुएँ खुदवाए हैं जो कराची से बाहर है और कराची के अंदर काम कर मस्जिदें बन रही हैं। ये आम आदमी की रसाई कैसे इस एनजीओ से, हुनरमंद से आपसे कर सकता है? अगर एक आम आदमी को हुनरमंद वेलफेयर से अगर मदद या उससे नीड लेनी हो तो किस तरह कर सकते हैं, ये बताएं आप। जी सितार साहब, हमारा मैं बता दूं कि आजकल तो बहुत आसान है, एक क्लिक पर जैसे कहते हैं ना दुनिया, सारी दुनिया मौजूद है। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है हुनरमंद के नाम से, और हमारी वेबसाइट है www.hunarmand.org.pk। इसके अलावा हमारा जो सेल नंबर है हमारे पेज के ऊपर मौजूद है। आप इन तीनों ज़राए मेरे ख्याल से काफ़ी हैं ये, और वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। योगा के बारे में आप एक्सपर्ट है, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी योगा के बारे में कि जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो मैं व्हील चेयर पर थी, और जो है योगा स्टार्ट करने के 3 महीने बाद मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी। तो योगा तो समझ लें, योगा को हम कहते हैं योगा ज़िंदगी है इस तरह से, क्योंकि योगा की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो योगा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी। जब हम योगा करते हैं सितार साहब तो हम एक ही वक्त में हमारे जिस्म, दिमाग और रूह तीनों चीज़ों पर काम हो रहा होता है। किस तरह से जो आप एक्सरसाइज करते हो जिसे हम पोस्चर कहते हैं, आसन, उससे आपके जिस्मानी सेहत पर काम हो रहा है। फिर हमारी उसमें एक एक्सपर्टी होती है ब्रीथ करना, यानी कि सांस लेने का अमल हम बताते हैं, सिखाते हैं, उससे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ख़त्म होता है। थर्ड हो मेडिटेशन, यानी कि मुराकबा, ध्यान लगाना, खामोशी से बैठ जाना एक तरफ पर, एक साइड पर, और फिर कुछ उसकी मश्क होती है जो हम लोग करवाते हैं। उससे ये होता है कि आपकी इनर सोल, यानी कि आपके अंदर से आप सुकून में आ जाते हैं। तो योगा ज़िंदगी, आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका बताया, ये कौन से सन में एक्सीडेंट हुआ और आप कितना अरसा बेड पे रही, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। किस तरह आप 2011 में सितार साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और हम लोग 9 महीने तक, 10 महीने तक, वो जो एक होता है ना कि गली वाले, इलाके वाले डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो हम दिखाते रहे, इंजेक्शंस वगैरह लगते रहे। 2012 में मेरा जब MRI स्कैन हुआ तो उसमें मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस डायग्नोज हुआ। ऑस्टियोनेक्रोसिस में बता दूं कि या तो आप किसी भी दवाई के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार एस्टेरॉइड्स की लेते हैं, उसकी वजह से होता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चोट लगने की वजह से वेन जो है वो ब्लॉक हो जाए, वो ब्लड की सप्लाई रोक दे। तो मुझे चोट लगने की वजह से हुआ, और 2.5 साल तक मैं पैरालाइज्ड रही, और इस तरह से मैं पैरालाइज थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी का भी नहीं पी सकती थी। तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है जब मैंने देखा मेरे घर वालों को बहुत मुझसे परेशानी हो रही है, और क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझे ये जो मेरा जॉइंट है, लेफ़्ट हिप जॉइंट, वो पूरा चेंज होगा, प्लास्टिक का डलेगा। तो एक बहुत बड़ी सर्जरी है जिसको डॉक्टर ने मुझे खुद ही मना किया कि तकरीबन आप जब तक 55 और 60 प्लस ना हो जाए मत करवाइएगा। तो जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो मुझे ख़ुद भी लेटे रहना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने फिर कोशिश की और घर में ही बच्चों की ये जो हॉकी वगैरह होती है इसे चलना शुरू किया, योगा करना शुरू किया। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को, और फिर मेरे डॉक्टर्स कहते थे कि ये अगर अपनी दिमाग की पावर को इस्तेमाल करें, अपनी विल पावर को, तो ये चल सकती है। तो बस मैंने उसी से अपनी ज़िंदगी को बदला, और आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, सिंध में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है आपका, तो ये कराची में या पूरे सिंध में मौजूद है वंडरफुल क्लब, इसके बारे में कुछ डिटेल हमारी व्यूअर्स को बताएं।
जी सितार साहब, जो हमारा द वंडरफुल क्लब है, ये भी एक एनजीओ है और हम इसके अंदर, मैं पूरे सिंध की जितनी भी, मैं लेडीज़ कोऑर्डिनेटर हूँ, हमारे जो चैप्टर्स हैं उनको लीड करती हूँ। हमारा ये क्लब पूरे पाकिस्तान में सुबह के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट योगा करवाते हैं हम पार्कों के अंदर। लेडीज़ को लेडीज़ करवाती हैं, जेंट्स को जेंट्स करवाते हैं। लेडीज़ के लिए बाकायदा पर्दे का एहतमाम होता है। इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ पर न ट्रेन करने की कोई चार्जेस लिए जाते हैं, ना ही जो ट्रेनर बनता है उससे कोई चार्जेस लिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लब हमारा। हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, बस आपके एरिया में या करीब में कोई पार्क है तो आप वहाँ से आकर बस आप योगा करना शुरू कर दीजिए। उसकी कोई मेंबरशिप नहीं, कोई मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। मैडम ये बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान है आपका अपने एनजीओ के हवाले से, जो हुनरमंद है इसके हवाले से बताएं क्या? बिल्कुल, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं चाहूँगी कि सुनने वाले, देखने वालों को मालूम हो कि हमारी एनजीओ क्या करने वाली है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि अभी हम वन रूम स्कूल से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो इदारा है ये उन बच्चों के लिए होगा जो पढ़ाई को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और सेकंड, जो मैं अपना मेगा प्रोजेक्ट अभी हमने लॉन्च किया है वो हमारा मेंटल हेल्थ के हवाले से है। मेंटल हेल्थ देखें, दिमागी अमराज या दिमागी मसाइल जिस पर हमारे माशरे के अंदर बात करना भी एक जुर्म समझते हैं। अगर हम किसी को कहें कि सर जी आप जो है साइकेट्रिस्ट को दिखा दें, वो कहेगा आपने मुझे पागल समझे, मैं साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं, नफ्साती डॉक्टर के पास। और आप यकीन जानें कि हमारे यहाँ 1000 लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है, एक डॉक्टर, क्योंकि लोग डॉक्टर बनते ही नहीं, वो यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर लोग इलाज करवाने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है उसका नाम हमने द विजडम रखा है, यानी कि शऊर और आगाही। हम इसके तहत 2 काम करेंगे। एक तो एक डिस्पेंसरी से अभी स्टार्ट करेंगे और उसको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे, जैसे कि आपने बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो फिज़िकल हेल्थ के वेलफेयर के हॉस्पिटल्स देखें, उस तरह का। और दूसरा जो है इसका साइड होगा वो ये होगा कि अवेयरनेस सेशंस करवाना। और हमने एक रिसर्च करनी है कि 4-5 ऐसे सवालात अपने माहिरीन से लेकर हम लोग निकलेंगे सड़कों पर, शॉपिंग सेंटर्स में, स्कूल्स में, हाउस वाइफ्स के पास, ऑफिसेज़ में। सिर्फ हमने वो सवाल करने, फिर उससे एक तज्जिया निकालेंगे कि हमारे लोगों की दिमागी सेहत कितनी है और उसके बारे में वो कितने अवेयर हैं और वो इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये हुनरमंद का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर हमने जाना है सबसे पहले खड़े होकर फ़ंड्स लेने के लिए, उनको सबसे पहले समझाना बड़ा मुश्किल है कि चीज़ पर भी काम हो सकता है। मैसेज सिर्फ मेरा ये है कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि पहले आप जो है, जहाँ है, जैसा है कि बुनियाद पे खुश रहना सीखिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक आपको इतना अता करता है, इतना अता करता है कि आप समझ नहीं आता कि आप उसको संभालें कैसे। तो ख़वातीन के साथ बस मुझे यही मैसेज देना है कि स्ट्रेस नहीं लीजिए। मासी क्यों नहीं आई, बच्चा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट क्यों नहीं आया, शोहर के मोबाइल में पासवर्ड क्यों चेंज हो गया, इन सारी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। अपने आप को बिल्कुल एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए और इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। और एक सबसे बड़ी बात ख़वातीन को मैं कहूँगी कि थोड़ी सी देर सुकून से एक साइड पर बैठ जाया कीजिए, चाहे तो आप नमाज से उठी हैं या सुबह के टाइम अगर आप फारिग हैं तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाया कीजिए आंखें बंद करके, और सारा स्ट्रेस बिल्कुल अपने कांधे ढीले छोड़ दें, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। और फिर उसके बाद जो है बस एक चीज़ कीजिए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कीजिए। और इसी के साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। 2 से 3 मिनट ये आप रोज़ाना कीजिए। इम्यूनिटी पे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत मस्बत तब्दीली आएगी, और जब मस्बत तब्दीली आपके अंदर आएगी तो ख़ुद ब खुद पूरे माशरे में फैल जाएगी। और मैं ये सब, इसके अलावा ख़वातीन के अलावा सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, माशरा बदलना चाहते हैं, अपनी सोच बदलिए। जब आपकी सोच बदलेगी आप बदलेंगे, और आप बदलेंगे तो डेफिनेटली आपका घर बदलेगा और माशरा बदलेगा, हमारा मुल्क बदलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला, और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारें, उम्मीदों पे नहीं। जब यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ते हैं तो अल्लाह पाक सब कुछ अता करता है। बहुत शुक्रिया। मैडम, जो ये आप एनजीओ का काम करते हैं, इससे आपकी फैमिली मुतासिर नहीं होती है? इसको आप कैसे टाइम देते हैं, इसके बारे में? सितार साहब, मैं एक बात बताऊँ, ये एनजीओ जब से मैंने बनाई है इसमें एक चीज़ और मेरी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। हम अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं कि दूसरों की मदद कैसे करनी है।
हमने तो एनजीओ बनाकर की है ना, लेकिन आपको अब्दुल सत्तार ईदी साहब की का वाक़या याद है कि वो फरमाते थे कि जब मैं स्कूल जाया करता था, मेरी अम्मा जो है मुझे 2 आने देती थी। एक आना मेरे अपने जेब खर्च के लिए और एक आना किसी दूसरे बच्चे को खर्च करने के लिए, और जब तक वो दूसरा आना मैं किसी को दे नहीं देता था, मैं उस वक्त तक घर नहीं आता था। तो क्या हमारे ख़राबी कहाँ से आ रही? शायद हम माएँ भी जो है वो, मेरा माशाल्लाह से एक बेटा है 12 साल का, तो हम माएँ भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम अपनी तरबियत में दूसरों की मदद को करना शामिल ही नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग आम ज़बान में वेलफेयर या समाज जो है वो समाजी वर्क कहते हैं, सोशल वर्क कहते हैं ना। तो मेरा बेटा, हमने जब लास्ट ईयर रमज़ान में अफ्तार लगाई थी, तो मेरा बेटा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे साथ होता था। और हमने, आपने देखा मेन रोड है हमारे घर के ऑफिस के सामने, हमारा पूरी टीम इस तरफ होती थी। सबसे पहले मैं आप कहती थी, अरहम आप जाइए, रोड क्रॉस कीजिए, पानी की बोतल और अफ्तार का बॉक्स लेके वहाँ खड़े हो जाइए। तो मैं अपने बेटे को तरबियत दे रही थी कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं, और रोज़े के अंदर जब वो वहाँ दूसरी जगह पर खड़ा होगा, भाग दौड़ करेगा, उसके अंदर खुद ही इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा आएगा। तो हुनरमंद की वजह से मेरी फैमिली को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा मैडम, देखा गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, लेकिन जो हकदार उनको हक नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क्या बात बताएंगे? सर साहब देखिए, बात कुछ इस तरीके से है कि हकदारों को उनका हक नहीं मिल रहे, तो वही वाली बात हो गई कि ना, गवर्नमेंट तो है लेकिन इदारे काम कर रहे हैं और इदारे सही काम नहीं कर रहे और लोगों को हक नहीं मिल रहा। अब बात ये हमारे शऊर की है, ये हमारे विजन की, ये हमारे एक शऊर की बात है, और दूसरे हमारे पैशन की बात है कि हम किस जज्बे से वेलफेयर चला रहे हैं। अगर देखिए, हम लोग 2 कैटेगरी के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो खुद अपने बिजनेस के तौर पे वेलफेयर को चला रहे हैं, और दूसरे लोग वाकई में खल्क की खिदमत कर रहे हैं। जैसे सैलानी है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का इदारा है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि वाकई में खल्क की खिदमत कर रहे हैं। अब बात यह है कि इन लोगों को हमें बताना पड़ेगा ख़ुद से ही, और कुछ लोगों को समझना भी चाहिए कि जो आपके पास डोनेशन आ रहा है, जो ज़कात की मद में आपके पास फ़ंड्स आ रहे हैं, किसी भी मद में आ रहे हैं, वो आवाम की आपके पास अमानत है। देखिए, वेलफेयर काम क्या करती है? वेलफेयर देने और लेने, यानी कि मुखय्यर हजरात और मुस्तहिक अफराद के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मुखय्यर हजरात ने हमें दिया, हमने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाना है। अगर ये ब्रिज सही काम नहीं करा तो डेफिनेटली कोई भी तो मंजिल मकसूद तक तो नहीं पहुंचेगी। तो ये देखिए, एनजीओज़ की तो कोई तरबियत नहीं कर सकता, ये तो अपने अपने जज्बे की बात है। जो लोग सही तौर पे सही जज्बे से काम करें वो पहुंचा रहे हैं, और जो लोग सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं वो नहीं पहुंचा रहे। तो मैं ये कहूँगी कि जो डिपार्टमेंट्स इनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हमें रजिस्ट्रेशन देते हैं, उनको ही कड़ी निगरानी रखनी चाहिए उनके अकाउंट्स की, उनके फ़ंड्स की, कि वो कहाँ पर ख़र्च करें। तो मेरे ख़्याल से ये इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, वरना तो सब यही चीज़ चलती है। हुनरमंद ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये कौन कौन से इलाके में कराची के जहाँ आप काम कर रही हैं? क्योंकि एक तो पोश इलाके हैं और एक ऐसे इलाके हैं, कोरंगी हो गया या लियारी हो गया, मलीर हो गया, ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ गरीब को उनका हक नहीं मिलता या वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बारे में आप देखिए, हमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हम मतलब किसी के पास सिर्फ सिंध की होती है, सिर्फ कराची की होती है, पूरे पाकिस्तान में काम कर सकती है। हमने जो अभी तक काम किया है उसमें हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में, जब हीट स्ट्रोक आता है तो हमने छोटे इलाकों में जाकर, महमूदाबाद हुआ और उसके पीछे जो एरियाज़ है वहाँ पर हम लोग हीट स्ट्रोक कैंप लगाते थे। इसके अलावा जो हम लोग विज़िट्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल सुनना, उनको जो भी हम इस पर तौफीक हमारे पास गुंजाइश होती है, जो हमारे पास फ़ंड्स होते हैं, वो उसके अंदर ये है कि हमने ऑर्फनेज होम, शेल्टर होम और जो बेसहारा लोग रह रहे हैं वहाँ पर, ओल्ड एज होम, इन जगहों पर हमारा मुस्तकिल विज़िट रहता है। स्पेशली कोई भी ओकेजन आता है, ईद, रमज़ान, तो उसमें हमारी जो है कपड़ों की और इन तमाम चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जहाँ तक रही, देखें, अब मैंने अगर रजिस्ट्रेशन करवाई, बेसिकली ये बड़ा अलमिया है हमारा, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई तो पता नहीं क्यों मैं अपने इलाके तक महदूद हो जाती हूँ, और जो छोटे हमारे इलाके हैं जो डेवलप हो रहे हैं उन पे उन्हीं की एनजीओ काम कर रही है। तो ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी डिपार्टमेंट्स को, ये चीज़ भी थोड़ा देखें कि एनजीओ से एक साथ मिलकर काम करें, ये नहीं कि जिसका एरिया है बस उसी के अंदर वो काम करेगा। अमूमन देखा कि ये गया है कि मुखिर हजरात तो डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हमारी जो डोनेशन है वो अख्तियार के हक तक पहुँचेगी या नहीं। तो इसलिए वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना डोनेट नहीं देते। तो इसके हवाले से आप बताएंगे किस तरीके से
उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, मुखी हज़रात को? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो एक बात आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी, और शायद आपको भी नहीं मालूम, कि मेरी एनजीओ फंड्स नहीं लेती, ठीक है। हम अब कैसे रन करते हैं, मेरा एक हल्का अहबाब है अपना पर्सनल, और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल, वो है हम लोग मिलकर जो अमाउंट होता है वो अरेंज करते हैं, और जो है उसके ऊपर फिर हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है, और उस पर हम काम करें कि फ़ंड्स हमें मिले, लेकिन हम अभी तक हमारा प्रपोज़ल किसी के पास नहीं गया। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि कैसे पहचाने मुखय्यर हज़रात, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये तो आप ख़ुद खड़े होकर काम करवाइए, एनजीओज़ को देने के बाद एनजीओज़ को कहिए आपने ये बना लिया, आप हमें बुलाइए जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या जब बना रहे होंगे। और दूसरा, बस फिर वही वाली बात है कि आपने तो अपनी तरफ से दे दिया ना, फिर अल्लाह कबूल कर ले उसको। जब एक मजबूरी वाली बात है, अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोचने का काम तो एनजीओज़ का है कि वो अपना काम जो है वो दयानतदारी से करें। अल्लाह की आपके पास अमानत है दूसरों की। ओके, मैं आपकी टीम का BLI की टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे खूबसूरत बात ये कि वो आप जो लोग जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, आपने यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी की, तो इसके लिए वंस अगेन सतार साहब और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।